नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। ये वीडियो यदि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या सेंटर लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, पटवार की, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी लाइफ को बदलने वाली है। आसान सी बातें हैं, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए और क्यों नहीं बनाने चाहिए, किन किन लड़कों को या लड़कियों को ये नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए। हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग रूल होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीके हो, और चाहे वो हिंदी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए। हम तो मोबाइल से पढ़ लेंगे, हम तो सर पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं उससे पढ़ लेंगे, हम तो कंप्यूटर से पढ़ लेंगे, हम तो टैबलेट से पढ़ लेंगे, हम तो किताबों से पढ़ लेंगे सर अंडरलाइन करके। हमें लिखना क्यों है, क्यों सर टाइम खराब करवा रहे हो हमारा। हमारा टाइम बहुत खराब होता है, टाइम ज़्यादा लगता है सर पढ़ने में। वैसे ही हम सर 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। और सर एग्जाम तो नज़दीक ही हो गया है बिल्कुल, तो अब टाइम नोट्स बनाने का है सर, आप बताओ। कुछ लोग ये बताते हैं कि सर इसमें पेन कॉपी रिफिल का खर्चा है ज़्यादा। ये कोई बच्चों वाली बातें हैं। देखो, यदि मैं कहूं कि टाइम खराब होता है नोट्स बनाने से, तो मैं ये कहूंगा कि जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा उस दिन आपके पास टाइम ही टाइम होगा और खूब टाइम बचेगा। फिर मौज मस्ती करना, क्या करोगे टाइम बचा के। और मैं टाइम पढ़ाई से नहीं कटवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे पढ़ाई करो। इसके अलावा 2 घंटे आप नोट्स बनाने में अपना समय व्यतीत करो, यानी आप टोटल 10 घंटे पढ़ाई करो। आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 6 घंटे में कटौती करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा समय लगा के उसके नोट्स बनाने की बात कर रहा हूं। तो कहां आपका टाइम खराब हुआ और कहां आपका समय ज्यादा लगा। पढ़ाई तो आप उतनी ही कर रहे हो, आपको घर वालों ने 24 घंटे के लिए पढ़ाई को छोड़ा हुआ है, आप कर क्या रहे हो। तो नोट्स बनाओ। ठीक है, किनको बनाने चाहिए हम बात करेंगे। नोट्स बनाने के फायदे क्या हैं, पहले फायदे सुन लो। फायदा यह है कि जब आप उस किसी चीज को पढ़ते हो एक बार, तो हमारी आंखों में एक बार दिमाग में जाता है, लेकिन वो जल्दी से भूल जाते हैं। जब हम उसको नोट करते हैं, एक बार लिख ली, एक बार हमने पढ़ उसको सुना, सर ने बताया, सर ने लिखवाया, समझा, या कहीं किताब में पढ़ा हमने, फिर उसको हम लोग जब अप्लाई करते हैं अपने कॉपी में लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं उसको, तो वहां से एक बार दोबारा से वो चीज रिकॉल होती है। और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तब कोई टेस्ट होगा, तब हम उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे, तब ये टॉपिक एक बार तिबारा रिकॉल होगा। समझ आई बात। और उसके बाद जो मेजर टेस्ट होगा, या जब आप एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो वहां पे एक बार 4 बार रिपीट होगा। तो एक तो फायदा ये है कि आप कितनी बार भी रिवीजन कर सकते हो, बहुत आसानी से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिखे हुए हाथ से नोट्स हैं, किताब से नोट्स नहीं है। हाँ, नोट्स बनाते समय आप 4-5 किताबें, एक कोर्स, सब कुछ सामने रख सकते हो कि मुझे यहां से ये लिखना है, वहां से ये लिखना है, जैसी आपकी मर्जी हो। किताबों के नीचे अंडरलाइन करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, किताबें काली कर करके और रख दोगे और सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक कि उसे अपने हाथ से ना लिखोगे। ये लाइन मैं यहां से लिख रहा हूं, ये लाइन मैं इस किताब से लिख रहा हूं, ये लाइन मैं यहां इस कोर्स से लिख रहा हूं, तभी सिलेक्शन होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। पानी भी 100 डिग्री पे उबलता है, 99 डिग्री पे नहीं उबलता है। तो खुद से बेईमानी करना बंद कर दो। अब देखो ध्यान से, अलग अलग किताबों, नोट्स, वीडियोज से भटकने से मुक्ति मिल जाती है। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम नजदीक है, 1 महीने पहले, अब हमें पता ही नहीं है हमने कौन सी किताब में पढ़ के और कौन सी चीज को अंडरलाइन करके छोड़ दिया है। एक ही चीज को हमने 4 जगह से पढ़ा है, अब हमें याद नहीं है कि हमने कौन सी चीज कहां पढ़ी थी। नोट्स बनाते समय हमें हर चीज सिस्टमेटिक वे में मिल जाती है, अपने हाथों से लिखी हुई। और फिर से मैं कहूंगा कि रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। रिवीजन करना, अंडरलाइन करना, उसको हाईलाइट करना बहुत आसान होता है, और बाद में शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत इजी होता है। शॉर्ट नोट्स तभी बनते हैं जब आपने अच्छे से नोट्स बना रखा है। किसी के 99 रुपए में नोट्स खरीदने से कुछ नहीं होगा, उस नोट्स को अपने हाथ से लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाने में फायदा मिलेगा लास्ट में।
आप कम समय में भयंकर रिवीजन कर पाओगे। ये जो मैराथन क्लासेस लगती है ना यूट्यूब पे, मैराथन क्लासेस की जरूरत क्या है? आप मैराथन रिवीजन करो, आप मैराथन रिवीजन करो। और मैराथन रिवीजन तभी होगा जब आप के नोट्स होंगे। आप एक दिन में 2-3 सीटिंग में 3-3 4-4 2-2 3-3 घंटे पढ़ के आप 400 पेजेस का रजिस्टर एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते वो आपके हाथ से लिखा होना चाहिए, आपकी भाषा में लिखा होना चाहिए, आपके अपने शब्दों में लिखा होना चाहिए। इतनी पावर है आपके नोट्स में। और मजे की बात यह है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी किसी भी, यदि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं या मैं साइंस पढ़ रहा हूं, तो एक बार ही नोट्स बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि मुझे फिर वन पाल के लिए अलग से नोट्स बनाना है, एसएससी के लिए मैं अलग से नोट्स बना रहा हूं, या फिर मैं सीटी ग्रेजुएशन के लिए या 10+2 के लिए अलग अलग नोट्स बना रहा हूं, एलडीसी के लिए अलग बना रहा हूं। बट एक ही टॉपिक को कितनी बार पढ़ोगे? एक बार अच्छे से कोई टीचर को सेलेक्ट कर लो, कोई किताब सेलेक्ट कर लो, उससे पढ़ के नोट्स बना लो। नोट्स बनाते समय ध्यान रखना, जहां भी टॉपिक आपका छोटा टॉपिक कोई भी है तो खत्म होता है तो बीच में जगह रखो, एक एक 2-2 पन्ने बीच में छोड़ दे जाओ। मान लो कोई नया तथ्य मिल गया आपको, नया फैक्ट मिल गया, तो उसमें ऐड कर लो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही बनाना है आपको। और एक बार जो आपने बना लिया, फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो नोट्स आपके काम आएंगे। तो क्यों नहीं बनाते हो? कितना इजी रास्ता है। मैराथन रिवीजन कर सकते हो, कम समय में भयंकर रिवीजन हो सकता है। लगभग ये मानो कि ये 400-400 500-500 पेजेस की किताब जो रजिस्टर आपने अपने हाथ से बनाया है, एग्जाम से ठीक पहले आप रिवाइज कर सकते हो। और पता है 400 पेज का रजिस्टर कितनी वीडियोस के बराबर होता है? 90+ वीडियोस के बराबर होता है। 90 से ज्यादा वीडियोस देखोगे उसके इक्वल है 400 वीडियो, 400 पेजेस की किताब पढ़ने या नोट्स पढ़ने अपने। आंखें खराब हो जाएंगी, कितनी वीडियोस देखोगे? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो खुद अपने स्तर पर रिवीजन करना स्टार्ट करो। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग तो स्पून फीडिंग करवाएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, आप अपने स्तर पे क्या कर रहे हो, क्या आप अपने नोट्स खुद बना रहे हो, ये मैटर करेगा। बार बार रिवीजन करना, अंडरलाइन करना, नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना इजी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार में हमने पढ़ लिया तो हमारा दैट्स इट, खत्म हो गया। ध्यान रखो, टीचर को खोजने में टाइम लगाओ। यूट्यूब पे तमाम टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा टीचर बेस्ट है? उसमें कम से कम आप यदि 6 दिन या 7 दिन गुजारते हो तो गुजार लो। लेकिन जब आपने टीचर को सेलेक्ट कर लिया, या जब आपने कोई किताब सेलेक्ट कर ली, किताब खोजने में भी टाइम लगाओ, खूब 6 दिन 7 दिन खूब डूब के खोजो कि कौन सी किताब बढ़िया हो सकती है। लेकिन जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको पूरा पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। तो नुकसान तो बहुत ही बचकाना है और फायदे इतने भयंकर है। ठीक है, बहुत शानदार फायदे हैं। नोट्स बनाओ भाई। हम भी खुद भी नोट्स बना बना के ही जो है हमने चीजों को किया है। नोट्स किनको नहीं बनाना चाहिए? जिन्होंने नोट्स पहले बना रखे हैं उनको नोट्स नहीं बनाना चाहिए, सिंपल सी बात है। जिन्होंने कभी किसी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए उनको नोट्स बनाना चाहिए। एग्जाम भले ही नजदीक हो, 4 महीने 5 महीने बाद है, लेकिन फिर ज्यादा पढ़ाई करो। आपको काम क्या है? आपको पढ़ाई तो करना है। इसके अलावा और बता दो क्या काम है? घर वालों ने आपको पढ़ाई पे ही तो छोड़ा हुआ है। क्या बच रहा है उसमें? उसमें हम क्या बचा रहे हैं खुद को, है ना? खुद को नहीं बचाना चाहिए। नोट्स किसको नहीं बनाना चाहिए? जिन्होंने पहले नोट्स बना रखे हैं, ये जो बहुत ब्रिलियंट माइंड है, 1% लोग होंगे, बाकी 99% लोगों को नोट्स बनाने ही होंगे। और नोट्स बनाते समय बीच में जगह छोड़ना, ताकि कोई भी नया तथ्य हो तो उसमें ऐड करें। खुला खुला लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो चीजों को। अब आते हैं कि टॉपिक नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने का तरीका यह है कि क्या नहीं करना है आपको। किताब नहीं बनानी है। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं, कई लड़के जो होते हैं, नोट्स बना के दूसरी किताब तैयार कर देते हैं। दूसरी किताब क्यों लिख रहे हो? किताब तो वैसे ही ऑलरेडी मार्केट में पड़ी हुई है बहुत सारी। तो दूसरी किताब नहीं लिखनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? होता है, जाना जाता है, करता है, ऐसा तो हमें पता ही होगा, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। हमें सीधा कट टू कट बात करनी है। खड़ी पाई कहीं आनी ही नहीं चाहिए। प्लस प्लस करके लिखो, प्लस प्लस करके लिखो चीजों को, खड़ी पाई नहीं। पढ़ने में जोर आता है। जितना ज्यादा हम शब्दों को देखेंगे उतना ज्यादा हमें बोरियत महसूस होती है, उतना हम कम पढ़ पाएंगे, उतना दिमाग हमारा कम प्रोसेस हो पाएगा। तो जितने कम शब्द हो उतना अच्छा।
फेयर क्वालिटी का रजिस्टर खरीदें। कोई लोग रफ कॉपी में ही नोट्स बना लेते हैं। ये स्ट्रगल, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी आपको पता है? आपके नोट्स कब तक काम आएंगे? हो सकता है आप एलडीसी लग जाओ, हो सकता है आप कोई छोटी नौकरी लग जाओ, उसके बाद भी तो आपको बड़ी नौकरी की तैयारी करनी है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करो, आपके नोट्स अपने हिसाब से बनाओ फेयर, ताकि वो 3 साल 4 साल काम आ जाए। और इस हिसाब से करोगे तो 4 साल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साल भर के अंदर जॉब पक्की है आपकी। करता कोई नहीं है इसको, चीजें बहुत आसान है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई आसमानी ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, बहुत आसान चीजें चल रही हैं। दूसरे के नोट्स की कॉपी न करें। 99 के नोट्स मिल रहे हैं सर, वो ले लूं क्या? अरे उसके नोट्स हैं, उसने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप अपने हिसाब से बनाओ, मेहनत से बचो मत। क्या करना चाहिए? टेबल, चार्ट, चित्र, नक्शे जहां भी पॉसिबल हैं वो बनाने चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कहां कहां टेबल, कहां कहां चार्ट, कहां नक्शे होने चाहिए। कलरफुल पेन्स, सर ये तो लड़कियों वाली बातें कर रहे हो आप, तो कर लो फिर अपने हिसाब से कर लो। फिर हमेशा नोट्स को अपने सजाना चाहिए, अंडरलाइन करके, पेंसिल की सहायता से, हाइलाइटर की सहायता से, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करो। लड़कियां इस मामले में बेहतर है। समझ में आई बात? यानी हमें कुछ ना कुछ दूसरों से सीखना है, नोट्स ऐसे बनाने चाहिए हमें। अब सर सब्जेक्ट के हिसाब से बता दो, हमें तो सब्जेक्ट के हिसाब से बता दो। देखो विज्ञान की बात करूं जैसे मैं, तो विज्ञान में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमने पहले पढ़े होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते, उसकी तो बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, वो तो ठीक है, आप नोट्स बना लो, और नहीं बनाओ तो कोई ना, क्वेश्चंस निकाल लो अपने हाथ से। लेकिन जो चीज कठिन है, जैसे आनुवंशिकता एक टॉपिक है, बहुत ही कठिन है, जैव प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक्स जो हैं थोड़े से कठिन होते हैं। ये जो प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर्स हैं ये थोड़े से कठिन होते हैं, इनकी भाषा कठिन होती है। अब एक क्वेश्चन आ गया, सिस्टर जीन विनिमय किसे कहते हैं, या जीन विनिमय कब होता है? अब 4 ऑप्शंस थे उसमें से सही ऑप्शन था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का आदान प्रदान जब होता है तब क्या बोलते हैं, तब इसको हम जीन विनिमय बोलते हैं या क्रॉस ओवर बोलते हैं। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड याद करते रहो, या फिर थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, चित्र बना लो। ये एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है, इसके 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो ये तो चूंकि एक का ही है तो ये सिस्टर हो गया, लेकिन ये दोनों नॉन सिस्टर हो गए, तो नॉन सिस्टर के बीच में जो जीन का आदान प्रदान हुआ है उसे ही हम क्रॉस ओवर बोलते हैं, जीन विनिमय बोलते हैं। चित्र से हमारी कम से कम 3 लाइनें 4 लाइनें, कठिन शब्द से डर खत्म हो जाता है। चित्र बनाओ, जहां पे आपको कठिनाई लगे वहां पे चित्र बनाओ, टीचर नहीं बना रहा, आप अपने हिसाब से बनाओ। जैसे पेलिकल, क्रोमेनीमेटा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, ये सारा समझ नहीं आता है हमें। जब लाइनों में लिखा हो कि गुणसूत्र का सबसे ऊपरी जो बिंदु होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, उसे हम बोलते हैं टीलोमियर बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप चित्र बनाते हो आपको लगता है अरे ये तो टीले पे बैठा हुआ है टीलोमियर, बाहरी आवरण इसका पेलिकल होता है, अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्रोमेनीमेटा कहते हैं, इसके जो यहाँ पे जो है ये सेंट्रोमियर है, ये छोटी भुजा है, बड़ी भुजा है, इसके अंदर जो द्रव होता है मैट्रिक्स होता है। जैसे ही चित्र बनाते हो ना, लाइनों से छुटकारा मिल गया। जब आप रिवाइज करोगे ना तो इसी को देख के आप रिवाइज कर लोगे, इसी को देख के आप लगभग 70% रिवाइज कर लोगे, बाकी 30% फटाफट आप लोग लाइनों में तो देखना ही पड़ेगा हमें। लेकिन चित्र के माध्यम से हम बहुत स्पीडली रिवाइज कर सकते हैं। चित्र बनाते समय सिर्फ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, और मैं ये कहूंगा कि टाइम बचा के भी क्या करोगे, आपको तो काम ही मिला हुआ है पढ़ाई करने का। अब बोलो, कुछ टॉपिक्स होते हैं कठिन होते हैं लेकिन थ्योरेटिकल होते हैं, जहां पे हमें चित्र बनाने की संभावना नहीं होती। जैसे रोग है, मानव रोग, विटामिन वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल पोर्शंस को ज्यादा पढ़ना होता है। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि टेबल की सहायता से, जैसे रोग है तो रोग के लिए हम करेंगे कि इसका पैथोजन कौन होता है, इसका वेक्टर कौन होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी दवाई कौन सी होती है, ये किस प्रकार से होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है या फिर हम कहेंगे कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा होता है, ये प्रकार। इस प्रकार से यदि हम चार्ट बना लेंगे हर टॉपिक के लास्ट में अपने हिसाब से, तो याद करना और उसको रिवाइज करना कितना आसान हो जाएगा। पेपर में यही सब तो आता है, टेबल मिलाना, ये करना, वो करना, फलाना करना, ठिकाना करना, और आप खुद कर रहे हो इस चीज को। टेबल बनाने में कोई टाइम नहीं जाता, लेकिन हम बस 2 मिनट की मेहनत बचाना चाहते हैं। पता नहीं हम 2 मिनट की मेहनत बचा के क्या करेंगे। गणित की बात कर लेते हैं,
कोई भी टॉपिक आपने उठाया, औसत, प्रतिशतता, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज उठाया, मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से, उस टॉपिक में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उस टाइप को रजिस्टर लेके एक गणित का अलग से डाल के टाइप लिख लो, उस टाइप में कुछ फॉर्मूले होंगे वो लिख लो, उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से अटपटे से होंगे या थोड़े आपके समझ में आते होंगे, वो एग्जाम्पल के रूप में लिखते चलो, बस इतनी सी बात है। और जब भी कोई टॉपिक खत्म हो जाए तो अपने शब्दों में फॉर्मूलाज की जो है शॉर्ट टेबल बना लो, शॉर्ट टेबल बना लो, इतनी सी बात है। एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखते चलो, टाइप लिखते चलो, फॉर्मूला लिखते चलो। हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो रट्टाफिकेशन का है। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सारे शब्द आपको याद करने हैं। उसके लिए एक रजिस्टर डालो और खुद के लिए टारगेट बनाओ कि मुझे इतनी पर्यायवाची, रोज 20 पर्यायवाची या 10 पर्यायवाची याद करनी है, 20 विलोम शब्द याद करने हैं, 20 मुहावरे, लोकोक्तियां बहुत इजी होती हैं याद करने हैं। और याद करके मुझे ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, पारिभाषिक शब्दावलियां 10 याद रखनी है, करके उसका डेली खुद का टेस्ट लो और चेक करो। एक लाइन लिख दी आपने अपने हाथों से खुद, उसके आगे डैश मार दो, किताब कर दो बंद और इसके सामने लिखो अपना, और बाद में खुद चेक कर लो कि ये गलत है और ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अब रेड पेन से आपने चेक कर लिया तो उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि परीक्षा से पहले आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपने जो गलतियां की है ना, मिस्टेक्स की है, बस उन्हीं पे ध्यान रखना है और समय की बचत हो जाएगी। कितना इजी काम है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, और शॉर्टकट है नहीं, यही शॉर्टकट है, यही शॉर्टकट है। जिसने सिलेक्शन लिया है इसी रास्ते से गुजरा है भाई। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी ज्यादा संभावनाएं तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे टेंस है तो उसको टेबल से याद करो, हिंट है जैसे ऑलरेडी है तो परफेक्ट टेंस हो गया आपका, या राइट नाउ है तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, या फिर हम बात करें रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, तो ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हो गई। तो एक टेबल बना के हम हिंट से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। रूल्स आप याद कर सकते हो, रूल्स लिखे और रूल्स के भरपूर एग्जाम्पल्स लिखो, उसके उदाहरण लिखना सीखो, ठीक है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वोकैब के लिए इंग्लिश में वोकैब को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल वोकैब यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी पूछते हैं। आजकल सिनोनिम एंटोनिम भी ज्यादा पूछने लगे हैं। एलडीसी का एग्जाम है तो यहाँ पे कम से कम 20 आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आएंगे। तो इस वोकैब को कंप्लीट करने के लिए हमें एक अलग से रजिस्टर डाल लो जिसमें रोज 10-10 मीनिंग याद करते चलो। वैसे मैं भी करवा रहा हूं वोकैब की क्लास। फिर उसका खुद का टेस्ट ले लो, रोज रिवाइज करो उसको। और क्या रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है, यही तरीका है। इसके अलावा जैसे हाँ जैसे रूल, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, हालांकि यहाँ पे तो समझना थोड़ा कम होता है, रटना ज्यादा होता है। जैसे रूल्स है, कोशिश करो कि जहाँ पे रूल्स हम समझ सकते हैं कि ये रूल ऐसा क्यों बना, तो हो सके तो इसको समझ लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और, इनके आगे भी सब्जेक्ट आता है, इनके आगे भी सब्जेक्ट आता है। तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो हम किस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे? इसके हिसाब से लगाएंगे या इसके हिसाब से लगाएंगे? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमें ये लगाना है। नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? या तो रट लो या फिर समझ लो कि ये दोनों जो कंजंक्शन होती हैं, ये तीनों कंजंक्शन जो होती हैं, ये ऑप्शन देती हैं। ना केवल ये बल्कि ये भी, ना तो ये ना तो वो, या तो ये या तो वो, दो चीजों को ऑप्शन देती हैं। तो हम क्या करते हैं, ना तो ये पूरी तरीके से इसने कोई काम किया होता है, ना पूरी तरीके से इसने कोई काम किया होता है, हमें समझ ही नहीं आता काम किसने किया है, इसलिए हम नजदीक वाले के हिसाब से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लॉजिक्स होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंजंक्शन है आपका, तो ये 4 4 8 4 12 4 16 कंजंक्शंस को हम एक साथ तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 कारण बताने वाले हैं, ये 4 परिणाम बताने वाले हैं, ये 4 अपोजिट कारण बताने वाले हैं, और ये 4 अपोजिट परिणाम बताने वाले हैं। अब मैं ये बनाया है ना मैंने, आपको कितना अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि हम चाहें नहीं चाहें, हमारे दिमाग में बनाए हुए नोट्स हमेशा अच्छे लगते हैं, हमेशा अच्छे लगते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र है, बी ए के ऊपर छू रहा है तो इसको ऑन बोलेंगे। ए बी के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है तो उसको अबो या बिलो बोलेंगे। या कोई सीढ़ियों पे बैठा है तो यहाँ पे हम अबो या बिलो का यूज करते हैं। या फिर कोई चीज बहुत बड़ी है,
जो किसी छोटी चीज को घेरे हुए है, तो यहां पर हम ओवर या अंडर का यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशन है। चित्र बना के हम कितना आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। कोई चीज अंदर आई तो इनटू हो गया, कोई चीज छलांग मार के ऊपर गई तो ऑनटू हो गया, कोई चीज अंदर से बाहर गई आउट ऑफ हो गया, कोई चीज अंदर ही घूम रही है अक्रॉस हो गया, कोई चीज आर पार निकल गई थ्रू हो गया। समझ आई बात या नहीं आई? ये आपको क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं। आप समझो, हमारा दिमाग जब अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं ज्यादा याद रहता है, कम भूलते हैं, रिवाइज करना आसान होता है। जीके की बात करते हैं, जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी में वैसे भी बहुत सारे चित्र होते हैं। मार्केट से नक्शे ले आओ, मार्केट से नक्शे ले आओ, और जहां जहां आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसके साथ साथ ऐड करते जाओ, फेविकोल से चिपकाते जाओ उसको, बहुत फायदा मिलेगा। 10 लाइनें 20 लाइनें आपने लिख दी, वो दिमाग में नहीं रहेंगी, लेकिन आपने चित्र बना दिया ना, आपने नक्शा बना दिया। पेपर में नहीं, पेपर में नहीं, पेपर में यदि आप, पेपर में तो नक्शा पूछेगा ही नहीं, बट जो चीजें पूछने वाला है यदि आपने नक्शे पे भर लिया तो हो सकता है कि उसमें 15 मिनट आपका ज्यादा लगे। लेकिन जब आपने सोच सोच के यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की नदी कहाँ से निकली है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, कौन से जिले से कौन सी सहायक नदी निकली है, जब आप इतना सब बारीकी से ध्यान रख के कोई चीज को मानचित्र में एंट्री करोगे ना, तो आपका दिमाग याद रखेगा उस चीज को। फिर वो किसी भी क्रम में पूछे पेपर में, आपको याद रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि मार्केट से नक्शे लाओ, उसको जहां तहां अटैच करो उसको, ठीक है, लिखो। हिस्ट्री और कल्चर में ज्यादा संभावना नहीं होती, बट फिर भी जैसे राजवंश है या उनकी उपलब्धियां हैं तो उनको हम टेबल में याद कर सकते हैं। सन संवत में थोड़ा सा टेबल बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, मैं ये कहना चाहूंगा, है ना। करंट जीके के लिए यूट्यूब पे करंट जीके नहीं देखनी है, रोज आधा घंटा खराब नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पे सब चीजें उड़ जाती हैं, कोई सिस्टमेटिक चीज नहीं है। इसलिए हर महीने की मासिक पत्रिका लेके आओ करंट वाली, और उसको पढ़ के अंडरलाइन करके उसको छोड़ दो। हर महीने का अंडरलाइन करके छोड़ दो, बाद में एग्जाम से 1 महीने पहले सबको दोबारा पढ़ लेना। सिर्फ रीडिंग करना है, याद नहीं करना। सिर्फ 2-3 बार रीड करोगे, दिमाग में कहीं अटक जाएगा, फिर वो आपके ऑप्शन में दिखेगा तो कर लेना उसमें, ठीक है ना। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस प्रकार से चीजों को हमें बनाना है। देखिए, हम तो यहाँ पे एलडीसी का भी हमारा बैच चल रहा है। राजस्थान एलडीसी 10,000 से ज्यादा पोस्ट है। जैसा मैंने बताया है आपको, जिस हिसाब से नोट्स बताए हैं उसी हिसाब से हम लोग नोट्स बनवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मिश्रा सर मैथ्स पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ इंग्लिश और साइंस की क्लासेज भी आपकी लगातार लाइव और रिकॉर्डेड चल रही हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आपको अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे टेस्ट होता है, सॉल्यूशन दिया जाता है, और सब कुछ होता है जो आपको दिया जा सकता है। 2 महीने पुराना बैच है ये। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एलडीसी वाले बैच में वोकैब बैच को भी जोड़ दिया है। वोकैब क्योंकि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एलडीसी बैच को ज्वाइन करेंगे तो वोकैब भी साथ साथ जुड़ जाएगी, जिसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ट्रिक्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, रूट वर्ड्स के माध्यम से सीख रहे हैं, ठीक है। क्लासेज लगातार चल रही हैं आपकी। इसी तरह से जो विद्यार्थी वनपाल, वन रक्षक या वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहता है, वो तीनों बैचेज आपके सामने उपलब्ध हैं। इसका जो लिंक है कहाँ पे मिलेगा, तो हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, प्ले स्टोर पे जाके, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई समस्या आती है तो, ठीक है। वन रक्षक का भी बहुत जल्दी ही निकलने वाली है वैकेंसी। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, ये भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सीईटी के भी कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन। इसकी विज्ञप्ति आएगी, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे एक एग्जाम हो। सिलेबस में हम लोग वही करवा रहे हैं जो कभी नहीं बदलेगा। टेंस कभी नहीं बदलेगा, है ना? प्रकाश चैप्टर कभी नहीं बदलने वाला। मतलब साइंस की बात करूं, मैथ्स में प्रतिशतता हमेशा रहेगी, तो वो टॉपिक्स जो कॉमन है, जो आएंगे ही आएंगे, हम लोग पिछले सिलेबस के हिसाब से तैयार करवा रहे हैं। और हमें मतलब पहले से ही वो काम करके रखना है। अचानक से विज्ञप्ति निकली, 4 महीने बाद पेपर है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है इसका, इसलिए हमें लगातार तैयारी करते रहना है। और इसके साथ साथ यदि आप केवल एक सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, केवल इंग्लिश, केवल साइंस, केवल मैथ्स, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आपके सामने बैचेज अवेलेबल हैं। केवल मैथ्स, केवल साइंस, केवल इंग्लिश, केवल मैथ्स, या फिर कॉम्बो बैच भी है, तीनों का एक साथ, है ना। साइंस तो बिल्कुल लाइव चल रहा है आपका, बाकी इंग्लिश में आपको रिकॉर्डेड क्लासेज प्लस लाइव क्लासेज चलती हुई दिखेंगी।
और यहाँ पे सब कुछ PDF और 1.5 साल की वैलिडिटी, और यहाँ पे मैथ्स में भी यहाँ पे रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी। नोट्स जिस हिसाब से आपको बनाने हैं बनाइए, पर मेरा सुझाव यही है कि नोट्स को एक बार अच्छे से बनाइए, क्योंकि नोट्स पे जो आप समय खर्च कर रहे हैं वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और आपको उसका जो ब्याज मिलेगा वो सरकारी नौकरी के रूप में मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी के बाद भी आप आगे तैयारी करते हैं तो वो नोट्स काम आते रहने चाहिए। वीडियो कैसा लगा, आपको सुझाव देना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।